आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में कक्षा 12 लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। अध्याय 10 सदिश एवं सदिशों के गुणन पर। प्ले लिस्ट में जाकर आप इसका पहला लेक्चर देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखा है या आपको नहीं आता है। बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें समझाया हमने आपके लिए। इसमें हम क्या करेंगे, दिक् कोज्याएं बताएंगे आपके लिए, दिक् अनुपात के बारे में बताएंगे, फिर उनके आधारित सवाल भी कराएंगे, मापांक भी कराएंगे, फिर समकोणीय त्रिभुज के बारे में और समबाहु त्रिभुज के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे, यानी 10 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। यानी पहले हम बताएंगे आपको दिक् कोज्याएं क्या होती हैं, दिक् अनुपात क्या होता है। देखिए, सबसे पहले कहा है सदिश की दिक् कोज्याएं और दिक् अनुपात ज्ञात करना है। तो हम यहाँ बताते हैं आपके लिए। देखिए, जैसे हमारे पास में 3D पिक्चर है एक, ये तो ये हमारा मान लीजिए एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और इस तरह का अगर होगा जेड अक्ष, तो ऐसे तो बना नहीं पाएंगे हम, तो उसको हमने नीचे बना लिया। ये हो गया हमारे पास जेड अक्ष। एक मान लीजिए ये ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से एक वेक्टर है हमारे पास में, कोई सा भी ले सकते हैं। ये ले लिया हमने वेक्टर ओ, ये हो गया, ये पी हो गया, ओपी वेक्टर है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो कोण बना रहा है एक्स के साथ में, एक्स अक्ष के साथ बन रहा है कोण अल्फा, और वाई अक्ष के साथ कोण बना रहा है क्या, बीटा, और ये जेड अक्ष के साथ कोण बना रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बना रहा है गामा। ठीक है, 3 कोण बन गए हमारे पास में। तो हमारे पास जब 3 कोण बने तो ये याद रखिएगा कि एक्स अक्ष के साथ कोण, या एक्स अक्ष से कोण अल्फा और वाई अक्ष से कोण बीटा और जेड अक्ष से कोण बराबर गामा हो गया, ये हमने मान लिया। तो हमारे पास दिक् कोज्याएं क्या होती है, कोज्या मतलब कॉस, तो याद रखिएगा दिक् कोज्याएं ये होता है हमारे पास में कॉस अल्फा, कॉमा कॉस बीटा और कॉमा में कॉस गामा। ठीक, जहां हम ध्यान दीजिएगा, जहां हम एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा और एन बराबर कॉस गामा लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ पर और याद रखिएगा सूत्र क्या क्या होता है। देखिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1। तो एल एम का मान क्या होता है, कॉस, तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। तो ये प्रमुख सूत्र हैं जिसे हमें याद रखना पड़ेगा। आप देखिए, अब क्या है, अगर हमने कोई इस सदिश से हम मान लीजिए कोई यहाँ पर इसका ओ ए का वेक्टर ए है। ठीक, वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए है क्या, देखो ओपी जो इससे सदिश है, ये वेक्टर हमने ए माना है, इसका मान ले लिया हमने A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। इसकी जगह पर आप ए बी सी भी करके मान सकते हैं। ठीक है, ए बी सी, इसका मापांक क्या हो गया हमारे पास में, ओपी का मापांक या वेक्टर ए का मापांक, ये क्या हो गया हमारे पास में अंडर रूट के अंदर वेक्टर A1 का स्क्वायर यानी आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर यानी A2 का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर यानी A3 का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया मापांक है। अब हमारे पास एल एम एन यानी दिक् कोज्या यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को हम याद रखिएगा एल कॉमा एम कॉमा एन भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब एल एम एन का मान क्या होता है ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, यहीं पे लिख देते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करके। देखिए क्या मान है, देखिए तो यहीं से लिखते हैं। एल बराबर, ऊपर हमारे पास क्या है, पहला आई का गुणांक I1 और बटे में इसी का मापांक यानी वेक्टर ए का मापांक ले लिया, ये हमारे पास एल का मान होगा। एम का मान क्या होगा, एम का मान जो होगा जे का गुणांक, जे का गुणांक कितना है A2, तो ऊपर आएगा A2 और नीचे पूरा मापांक यानी वेक्टर ए का मापांक। इसके बाद में क्या होगा, एन, एन का मान क्या होगा हमारे पास में, ऊपर के का गुणांक कितना है A3 और बटे में क्या आएगा इसी का मापांक यानी वेक्टर ए। तो ये हमारे दिक् कोज्या आराम से, अगर कोई हमें वेक्टर दिया हुआ है तो हम दिक् कोज्या निकाल सकते हैं। तुलना करके A1 A2 A3 का मान निकाल लीजिए और मापांक निकालिए। A1 बटे में मापांक, B1 बटे में मतलब A2 बटे में मापांक, A3 बटे मापांक, एल एम एन की जगह लगाएंगे तो ये हमारे पास हो गया दिक् कोज्या। अब दिक् अनुपात क्या होता है देख लीजिए, कोई बता देते हैं आपके लिए। मान लीजिए ए बी सी है या दिक् अनुपात, दिक् अनुपात। ठीक,
तो यहाँ पर हम डायरेक्ट A1 कॉमा A2 कॉमा A3, तो ये हमारे पास होंगे क्या, दिक् अनुपात होंगे। याद रखना A1 A2 A3 जो है वो ये हमारे दिक् अनुपात हो जाएंगे। तो अब सवाल शुरू करते हैं। आशा करता हूँ कि इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि ये हमारे पास डाउट रह गया, तो मैं आपको वो पर्सनली भेज दूंगा आपको जब में कमेंट करेंगे आप। चलिए सवाल शुरू करते हैं हम। पहला सवाल हमारे पास में है कि सदिश ये है हमारे पास में 3 i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 6k कैप का परिमाण, परिमाण का मतलब होता है मापांक या मॉडुलस, और दिक् को ज्याय ज्ञात करनी है। चलिए लिखते हैं हम। सबसे पहले हमने इसे वेक्टर ए मान लिया, तो वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 6k कैप। तो पहला काम कहा है इसने परिमाण, तो परिमाण, परिमाण का मतलब होता है मापांक, कह सकते हैं वेक्टर ए का मापांक। तो क्या होता है अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग, आई का गुणांक कितना है 3 का वर्ग, प्लस जे का गुणांक यानी 2 का वर्ग, प्लस के का गुणांक यानी 6 का वर्ग। तो वेक्टर ए का मापांक ये हो गया, देखिए 3 तिया 3 का वर्ग 9 प्लस 2 का वर्ग 2 दूनी 4 प्लस 6 का वर्ग 6 छंग 36। वेक्टर ए का मापांक देखिए 36 और 4 40, 40 और 9 कितने हो गए 49। 49 किसका वर्ग होता है 7 का वर्ग होता है। तो वेक्टर ए का मापांक कितना आ गया हमारे पास में, ये मापांक जो है 7 आ गया। पहला आंसर हमारे पास आ गया। अब हमें क्या निकालना है, दिक् खोज। दिक् खोज जाए या तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ले लीजिए या एल एम एन। तो ध्यान दीजिए एल क्या सूत्र होता है, क्या हम जानते हैं कि एल का फार्मूला होता है A1 बटे मापांक ए। अब A1 का मान क्या है, देखो आई का गुणांक, आई का गुणांक कितना है 3, तो ये 3 हो गया हमारे पास में, और बटे में मापांक कितना निकाला हमने 7, तो 3/7 ये एल का मान आ गया। एम का मान क्या होता है, एम का मान होता है A2 बटे में मापांक। A2 का मतलब होता है जे का गुणांक, A2 का मतलब जे का गुणांक यानी कि 2, और बटे में कितना 7। इसी प्रकार एन बराबर क्या होता है, ऊपर आता है A3 और बटे में इसका मापांक। A3 कौन सा है, यानी के का गुणांक कितना है 6, और बटे में कितना है हमारे पास में 7। तो हमारे पास दिक् खोज जाए आ गई, अतः दिक् खोज जाए, यहाँ लिख सकते हैं हम L कॉमा M कॉमा N। तो मान लगा दीजिए, देखिए L का मान है 3/7, M का मान है 2/7 और N का मान है 6/7। ये हमारा इसका आंसर आ गया। परिमाण भी निकाल दिया है और हमने दिक् खोज भी निकाल दी। आशा करता हूं कि आपको ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए जो इस प्रकार है, यहाँ कहा है यदि एक सदिश OX OY और OZ अक्षों से क्रमशः कोण बनाता है अल्फा बीटा गामा कोण बनाता है, तो सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। अभी हमने देखा था एक्स अक्ष के साथ कोण अल्फा बीटा गामा थे, तो क्या सूत्र था हमारे पास, देखिए तो हमारे पास फार्मूला था एक जो हम जानते हैं क्या, कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना था 1। ये हम जानते हैं सूत्र में। ठीक, हमें निकालना है साइन, तो हम सूत्र जानते हैं, देखिए क्या, कि कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हमें साइन बदलना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, यानी कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो यहाँ देखिए अल्फा की जगह पर क्या आएगा, देखिए तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, प्लस कॉस स्क्वायर गामा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर हमारे पास 1 है। देखिए अब क्या है 1 2 3, ये तीनों प्लस के, 3 हो गए प्लस के, तो माइनस क्या है साइन स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस साइन स्क्वायर बीटा, फिर माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना है 1। ये 3 हमारा प्लस का उधर आगे काय का हो जाएगा माइनस का। पहला काम तो ये हो गया, तो इधर ले जाइए माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा माइनस के साइन स्क्वायर बीटा माइनस के साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना है 1, और ये 3 प्लस का काय का हो गया माइनस के 3 हो गए।
अब देखिए इन सब में माइनस कॉमन लीजिए क्योंकि हमें सब चीजें प्लस में चाहिए, तो हमने माइनस कॉमन लिया तो सारे मान प्लस के हो जाएंगे। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर, देखिए ज्यादा का है माइनस का तो निशान माइनस का है, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2, ये माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, और जो बचा हमारा वो आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा और बराबर में हमारे पास कितना है 2। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इति सिद्धम या लिख सकते हैं प्रूव्ड। आशा करता हूं कि भी अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए जो इस प्रकार दिया गया, क्या कह रहा है कि यदि मूल बिंदु O के सापेक्ष बिंदु P और Q के स्थित सदिश क्रमशः ये है P का सदिश OP, ये है Q का सदिश OQ और हमें निकालना है PQ निकालना है। ठीक, तो चलिए लिखते हैं। देखो सबसे पहले जो P का सदिश लिखते हैं उसे लिखते हैं OP वेक्टर। P का सदिश को लिखते हैं OP। क्या है मान पहला वाला? देखिए 3i कैप माइनस के j कैप प्लस के 2k कैप। दूसरा है ये Q का सदिश, तो इसे लिखते हैं Q के सदिश को OQ। क्या है मान हमारे पास में 2i कैप प्लस के j कैप और प्लस के k कैप। हमें क्या निकालना है? PQ वेक्टर निकालना है। तो क्या सूत्र होता है PQ वेक्टर का? तो पहले बाद वाला था Q का सदिश यानी OQ पहले आएगा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर P वाला आता है OP बाद में आएगा यानी माइनस में, यानी Q का सदिश माइनस P का सदिश। तो यहाँ मान लगाएंगे। देखिए क्या है OQ का मान? 2i कैप प्लस j कैप और प्लस k कैप। मेरे निशान का एक है माइनस। अब OP का मान लगाइए। देखिए OP का मान है 3i कैप माइनस के j कैप और प्लस के 2k कैप। OP ये तो ऐसे ही रहेगा जैसा लिखा है 2i कैप प्लस के j कैप प्लस के कैप। यहाँ निशान बदल जाएंगे। देखिए माइनस के 3i कैप माइनस माइनस प्लस के j कैप माइनस प्लस माइनस के 2k कैप। ठीक, निशान बदल गया। यहाँ पर जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। PQ अब जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं। देखिए यहाँ पर है 2i कैप लेकिन माइनस के 3i कैप ज्यादा है तो माइनस का आएगा। 3 में से 2 गया 1 या केवल i कैप लिख दीजिए। आगे देखिए 1 प्लस का j कैप 1 प्लस का j कैप, तो कितने हो गए? प्लस के 2j कैप। अब यहाँ देखिए माइनस के 2k कैप है और प्लस का k कैप है। माइनस के ज्यादा है तो माइनस के 2 में से 1 गया तो 1 या केवल लिख सकते हैं k कैप। तो ये हमारा PQ वेक्टर आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल सरल सवाल थे ये तीनों। अच्छे लगे होंगे आपके लिए तो लाइक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और बाद में एक बार आप विजिट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में कि आपको कौन कौन सी चीजें देखनी है। अगर वो वहां नहीं मिल रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपको वो नया वीडियो जो भी चाहिए हो आपके लिए वो बना सकता हूं मैं आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिस प्रकार है कि एक कण पर 3 बल है, ये पहला बल है, ये दूसरा बल है और ये तीसरा बल है, लग रहे हैं। तो सिद्ध कीजिए कि बल जो है वो क्या है? संतुलित की अवस्था में। संतुलित बल क्या होता है? जब ये दो या मतलब किसी बिंदु पर या किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल लग रहे हों, उनका परिणामी बल शून्य हो जाता है, उसे हम संतुलित बल कहते हैं। परिणामी बल का मतलब सारे बलों को जोड़ देते हैं, अगर उनका सबका योगफल अगर 0 आ जाता है तो वो संतुलित बल होगा। ठीक है, फिलहाल शुरू करते हैं। देखिए तो यहाँ बात करेंगे हम परिणामी बल की, और परिणामी बल क्या आएगा? हमारा 0 आएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ लिखेंगे परिणामी बल। परिणामी बल बराबर ले सकते हैं सभी बलों का, यानी तीनों बल लग रहे हैं, तीनों बलों का योगफल। तीनों बलों का योगफल। चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए पहला बल हमारे पास ये है, यहां से लेकर यहां तक कितना है? 2i कैप माइनस के 4j कैप प्लस के 4k कैप। अगला वाला बल है हमारे पास में ये वाला i प्लस 3j प्लस के i कैप और प्लस के 3j कैप। अगला वाला बल हमारे पास ये है, देखिए माइनस है तो कोई बात नहीं, माइनस लगा दो। 3i कैप फिर प्लस के j कैप फिर माइनस के 4k कैप।
अब यह डायरेक्ट एक साथ ही जोड़ घटा लीजिए, या हम अलग अलग करके पहले जोड़ लेते हैं फिर घटा लेते हैं, ठीक है, कोई भी कर सकते हो आप। तो पहले 2 आई कैप और यहाँ पर आई कैप हमारे पास कितना है, एक। 2 आई कैप और 1 आई कैप कितने हो गए, 3 आई कैप और 3 घट जाएंगे देखो यहाँ पर। तो हम डायरेक्ट जीरो ले सकते हैं, ये हो गया 0 आई कैप। फिर समझ लीजिए, देखिए 2 आई कैप और प्लस 1 आई कैप 3 आई कैप और माइनस के 3 आई कैप, तो क्या होगा, 0 आई कैप हो गया। अब देखिए माइनस के 4 जे कैप और यहाँ पर 3 जे कैप और प्लस का 1, देखो 3 जे और प्लस का 1 जे कितने हो गए, 4 जे कैप प्लस के, और ये माइनस के 4 जे कैप है, तो माइनस के 0 लिख दीजिए, चाहे 0 लिख दीजिए, 0 के जे कैप हो गया। आगे देखिए, ये प्लस के 4 के, ये माइनस के 4 के, ये तो हमारा कैंसिल होगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं। अब 0 की किसी से भी गुणा करो तो 0 माइनस 0 यानी 0, तो क्या हो गया, 0 आ गया, यानी परिणामी बल क्या आ गया, शून्य आ गया। तो लिख सकते हैं अतः यह संतुलित में है, अतः लिख देंगे ये बल संतुलित की अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है, अवस्था में है। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अगर ये परिणामी बल शून्य नहीं आता तो उसे बोलते हैं हम असंतुलित बल, यानी जब दो या किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लग रहे हैं तो उनका परिणामी अगर शून्य नहीं होता है तो वह असंतुलित बल कहलाता है। आशा करता हूं कि कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए जो इस प्रकार है। यहाँ कहा है वेक्टर 1 2 3 और ये 4, तो ज्ञात कीजिए कि ए बी और ए मतलब सी डी के समांतर है या नहीं। समांतर सदिश का मतलब होता है कि उनके आईजे के गुणांक जो है वो बराबर होने चाहिए, निशान भी बराबर होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम निकालना है ए बी और फिर निकालना है ए सी डी, ठीक है, वेक्टर निकालने हैं हमारे लिए समांतर के लिए। तो ये जो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये हमारे पास है, क्या कह रहा है ये, हाँ, तो ज्ञात कीजिए ए सी। तो पहले होगा ये वेक्टर होगा ओ ए, इस सदिश होगा ओ ए, और ये इस सदिश हमारे पास होगा वेक्टर ओ बी, और ये सदिश हमारे पास होगा वेक्टर ओ सी, और ये हमारे पास होगा वेक्टर ओ डी। मैंने शॉर्टकट में यही लिख दिया है। अब इसी प्रकार से हम ए बी और सी डी डायरेक्ट निकाल लेंगे। देखो, तो पहले हमें निकालना है वेक्टर ओ बी, ओ सॉरी ए बी निकालना है, ठीक, पहले निकालना है हमें वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी का क्या मान होगा हमारे पास में, बाद वाला पहले आता है, यानी वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। चलिए निकालते हैं ए बी। ओ बी पहले लिख दो, कहाँ है ओ बी, ये है हमारे पास में, ओ बी ये है। तो पहले आएगा आई कैप प्लस के 2 जे कैप प्लस के कैप और ब्रैकेट बंद, माइनस में क्या है हमारे पास ओ ए क्या है हमारे पास, ये देखो 2 आई कैप ब्रैकेट में लगेंगे प्लस के 4 जे कैप और प्लस के 2 के कैप और ब्रैकेट बंद ए बी। यहाँ देखिए आई प्लस के 2 जे प्लस के, यहाँ सबके निशान बदल जाएंगे। देखिए माइनस के 2 आई कैप प्लस माइनस माइनस के 4 के जे कैप प्लस माइनस माइनस के 2 के कैप वेक्टर ए बी। यहाँ देखिए पहले आई ज्यादा का एक है माइनस के, 2 आई में से 1 आई गया तो क्या बचेगा, आई कैप। आगे देखिए माइनस के ज्यादा है प्लस के कम है, तो माइनस के 4 जे कैप में से 2 जे कैप जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 जे कैप। फिर देखो माइनस के ज्यादा है, माइनस के 2 कैप में से 1 कैप जाएगा तो केवल 1 कैप यानी कैप बचेगा। सब में माइनस है तो माइनस कामा ले लीजिए। आप देखिए वेक्टर ए बी, तो हमने माइनस यहाँ कामा ले लिया, ठीक, माइनस 1 भी कामा ले सकते हैं, माइनस माइनस कामा ले लीजिए। तो यहाँ बचेगा आई कैप, ये माइनस माइनस प्लस के 2 जे कैप, ये माइनस माइनस प्लस के हो गए के कैप। ये मान तो हमारे पास आया है वेक्टर ए बी का। आप ध्यान दीजिएगा अंदर गुणांक सारे प्लस के हैं और ये यहाँ पर 1 2 1 इसी अनुपात में अगर मिलता है सी डी तो हमारे समांतर सदिश होगा ये। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या निकालना है हमें, वेक्टर सी डी। क्या सूत्र होता है, पहले आएगा डी वाला यानी ओ डी, फिर माइनस में आएगा हमारे पास में पहले वाला ओ सी। चलिए मान लगाते हैं। देखिए यहाँ पर पहले ओडी कौन सा, ये वाला मान लास्ट वाला 3 आई कैप माइनस के जे कैप प्लस के 3 के कैप, फिर निशान का है माइनस, फिर ओसी, ओसी है हमारे पास। देखिए 4 जे आई कैप प्लस के 3 जे कैप और माइनस के 2 के कैप,
यहाँ है हमारे पास में वेक्टर सी डी। यहाँ देखिए 3i कैप माइनस के जे कैप प्लस के 3k कैप। निशान बदल दीजिए, देखिए माइनस के 4i कैप माइनस के 3j कैप और माइनस माइनस प्लस के 2k कैप। ठीक है, यहाँ देखिए सी डी, देखिए 4j कैप, जो 4i कैप में से 3 गया तो माइनस के i कैप है क्योंकि माइनस के ज्यादा है। यहाँ देखिए माइनस के 1 और माइनस के 3 यहाँ पर होगा, ये माइनस में ये है, देख लीजिए पहले एक बार 4, ये माइनस में है, ठीक है, ये प्लस में, कोई बात नहीं। देखो यहाँ देखिए माइनस के 1 और 3 कितने हो गए, माइनस के 4j कैप प्लस के देखिए यहाँ 3k कैप, यहाँ 2 कैप, कितने हो गए 5k कैप। अब देखिए क्या इसमें समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण 1 में क्या आई जे के गुणांक बराबर है? नहीं। यहाँ चलो माइनस कहाँ लेते हैं, ये प्लस में है, तो यहाँ पर आई जे के गुणांक जो है वो बराबर नहीं है। यहाँ का है समांतर है या नहीं है पूछा है, तो यहाँ क्या होगा, समांतर नहीं होंगे क्योंकि इसमें दोनों के मान बराबर नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 में आई कैप कॉमा जे कैप तथा के कैप के गुणांक बराबर नहीं है, के गुणांक बराबर नहीं है, नहीं है। अतः ए बी वेक्टर जो है वो सी डी के समांतर नहीं है, सी डी के समांतर नहीं है। अगर गुणांक बराबर हो जाते तो ये जो है समांतर सदिश हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर अगला वाला मान माइनस आता है या नहीं आता उससे मतलब नहीं है, अंदर वाले गुणांक बराबर जाए, यानी ए बी वेक्टर का जो मान है वो लैम्डा या म्यू कुछ भी ले सकते हैं, वो सी डी के बराबर हो जाता। यहाँ गुणांक कुछ भी होता लेकिन इन दोनों के गुणांक बराबर होते तो वह समांतर सदिश कहलाता है। आशा करता हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर आया होगा। अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए जो इस प्रकार दिया गया है, सदिशों ये है एक और ये दूसरा सदिश है, के योग के समांतर एकांक सदिश निकाला है, यानी समांतर निकाल, पहले इन दोनों का योग करना है फिर उसके समांतर का मतलब एकांक सदिश निकालना है, यानी मात्रा सदिश या यूनिट सदिश बोल सकते हैं या इकाई सदिश। ध्यान दीजिएगा, एकांक सदिश बोल सकते हैं, मात्रा सदिश बोल सकते हैं और इकाई सदिश बोल सकते हैं और यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं, ये सारे नाम है इसके। तो पहले इसको योग कर लीजिए, जो जोड़ना है हमारे लिए। तो इसको योग को हमने कोई वेक्टर मान लीजिए, हमने योग को मान लिया वेक्टर एन और इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। पहले देखिए ये कितना है, 2i कैप माइनस के जे कैप प्लस के 3k कैप और प्लस के जोड़ दीजिए 3i कैप प्लस के जे कैप और प्लस के 2k कैप। अब क्या करना है, हमें जोड़ना है। पहले देखिए तो देखिए क्या है, i 2 और 3i कितने हो गए, 5i कैप। यहाँ माइनस जे कैप है, यहाँ प्लस जे कैप है, तो घट जाएंगे तो क्या हो जाए 0, तो लिख सकते हैं प्लस के या माइनस के 0j कैप। आगे 3k कैप और 2k कैप कितने हो गए, प्लस के 5k कैप, तो ये 5k कैप हो गया। जे 0 है इसे हटा सकते हैं तो खत्म कर दीजिए इसके लिए। तो क्या हो गया हमारे पास में, वेक्टर एन कैप बराबर 5i कैप, ये लिखना नहीं है, 0 हो गया 5k कैप। तो ये हमारे पास वेक्टर एन आ गया। समांतर एकांक सदिश के लिए पहले मापांक भी निकालना होगा हमारे लिए, इसका मापांक भी निकाल लीजिए। मापांक में होता है क्या, आई के गुणांक का वर्ग यानी 5 के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग यानी 5 के गुणांक का वर्ग। तो यहाँ क्या होगा, देखिए वेक्टर एन बराबर 5 का वर्ग 55 प्लस 5 का वर्ग 55, दोनों को अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 50। 50 किसी का वर्ग नहीं होता तो 25 गुणे 5 2 कर दीजिए, 25 दूनी 50। 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, तो 5 बाहर आ जाएगा। अंडरवुड के अंदर कितना रह गया हमारे पास में 2, तो ये आ गया 5√2। अब क्या होता है समांतर एकांक सदिश, वो मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ यहाँ पे देखिए, समांतर एकांक सदिश, इसे हम नोट करते हैं एन कैप से। एन कैप यानी ऊपर तो आएगा वेक्टर एन और नीचे आएगा वेक्टर एन का मापांक। ये सूत्र होता है हमारा एकांक सदिश का। पहले हमने जो लेक्चर नंबर 1 डाला है उसमें वहां पर हमने ये सब सवाल कराए हैं, वहां जाकर आप अगर नहीं देखा हो तो देख सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। मान लगा देते हैं, देखो वेक्टर का मान कितना है, 5i कैप प्लस के 5j कैप, वो k कैप, ये तो है नहीं, और नीचे वेक्टर इसका मान 5i कैप, वो 5√2।
5 देखिए कॉमन आ रहा है, 5 आगे कॉमन कट जाएगा तो 5 कॉमन भी ले लीजिए। देखिए 5 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा हमारे पास में आई कैप, प्लस के यहाँ पर है हमारे पास के कैप, और बटे हमारे पास में है 5 अंडर रूट 2। तो 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो एन कैप हमारे पास कितना है ऊपर, आई कैप प्लस के कैप, और बटे में हमारे पास में अंडर रूट 2। और ये हमारा आ गया समांतर एकांक सदिश। आशा करता हूँ कि ये भी सवाल अच्छा लगा होगा। अब बढ़ते हैं, देखिए यानी 6 सवाल हो गए हैं, अब 4 सवाल और रह गए, वो भी कराएंगे। तो बढ़ते हैं हम, देखिए 7वें सवाल की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है। यहाँ कह रहा है त्रिभुज एबीसी में बिंदुओं ए बी सी के स्थित सदिश क्रमशः दे रखे हैं। यानी ए ओ ए दिया हुआ है, लिख देते हैं। देखो ये ए का सदिश ओ ए, ये बी का सदिश ओ बी, और ये सी का सदिश ओ सी, ये हमें दे रखा है। ठीक, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समकोणीय है। अब समकोणीय का नियम क्या होता है, पहले तो हम तीनों भुजाएं निकाल लेते हैं। भुजा ए बी प्लस बी सी, वो मतलब ए बी बी सी सी डी, तीनों निकाल लेते हैं, तीनों के मापांक निकाल लेते हैं। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से समकोण में क्या होता है, बड़ी भुजा का यानी कर्ण का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग यानी लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो चलिए निकालते हैं, पहले तीनों भुजाएं निकाल लेते हैं और उनका मापांक भी निकाल लेंगे साथ साथ में। देखिए तो पहले हमें निकालनी है ए बी, भुजा ए बी। अब ए बी क्या होता है, बी वाला पहले आएगा ओ बी और माइनस में ओ ए। चलिए मान लगाते हैं ए बी, ओ बी का मान क्या है, देखो ओ बी का मान ये वाला है हमारे पास में, आई कैप माइनस के 3 जे कैप माइनस के 5 के कैप, यहाँ माइनस, फिर ओ ए का मान क्या है 2 आई कैप माइनस के जे कैप और प्लस के कैप। चलिए यहाँ माइनस निशान चेंज कर देते हैं, वेक्टर ए बी बराबर आई कैप माइनस के 3 जे कैप माइनस के 5 के कैप, और माइनस देखिए माइनस के 2 आई कैप और माइनस माइनस प्लस के जे कैप और प्लस माइनस माइनस के कैप। तो ये है वेक्टर ए बी। देखिए आई और ये माइनस के, तो माइनस के आएंगे, 2 आई में से 1 आई जाएगा तो केवल आई कैप। अब देखिए माइनस 3 जे में से 1 जे गया तो 2 जे कैप, और माइनस के 5 और 1 माइनस के कितने हो गए 6 के कैप। अब इसका हमें निकालना है मापांक, मापांक निकालिए भाई, वेक्टर ए बी का मापांक, परिमाण जिसे बोलते हैं हम, यानी ए बी भुजा का मान समझ लीजिए। आई के गुणांक का वर्ग यानी -1 का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग -2 का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग -6 का वर्ग। वेक्टर ए बी, यहाँ देखिए 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 6 का वर्ग 36, 36 और 4 कितने हो 40, 40 और 1 कितने हो गए 41। ये हो गया हमारे पास ए बी वेक्टर का मान √41, ये आ गया √41। तो समीकरण नंबर कितनी हो गई 1। अब हमें क्या निकालना है बी सी। चलिए भाई ए बी आ गया है, बी सी निकालते हैं। तो पहले निकालेंगे यहाँ पर बी सी। बी सी में क्या आएगा, पहले मान आएगा ओ सी और फिर माइनस आएगा पहले बी वाला ओ बी। चलिए यही निकालते हैं बी सी बराबर पहले ओ सी का मान, ओ सी कहाँ है, ये हमारा ओ सी। तो 3 आई कैप -4 जे कैप और माइनस के 4 के कैप। उधर हमें मान लास्ट वाला मान निकालना है तो लाइन पहले खींच देते हैं ताकि हम इधर आराम से मान निकाल सके। अब देखिए माइनस लगाए, माइनस लगाएंगे, निशान ही बदल देते हैं ओबी का। ओबी कहाँ है हमारे पास, इसके सारे निशान बदल देते हैं। देखो माइनस लगेगा तो ये प्लस वाला है आई, तो काय का हो जाएगा माइनस आई। ये माइनस है तो माइनस के जगह हो जाएगा प्लस के 3 जे कैप। अब ये है प्लस माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस के 5 के कैप। एक लाइन हमने छोटी कर दी, देखो निशान ही बदल दिया क्योंकि माइनस ओबी का मान लगेगा। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो, ये माइनस और माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आराम से जोड़ लेते हैं, देखो बीसी का मान, ये 3 आई में से 1 आई गए, कितने बचेंगे 2 आई कैप। ये कौन है ज्यादा, माइनस के, माइनस के। 4 जे में से 3 जे गया तो कितना बचेगा 1 जे, यानी केवल जे कैप। ये कौन है ज्यादा, प्लस का ज्यादा है, देखो प्लस का। 5 में से 4 जाएंगे तो केवल के कैप। अब हमें निकालना है इसका मापांक, मापांक निकालिए भाई। बीसी का मापांक क्या होता है √ डायरेक्ट कर देते हैं वर्ग। देखिए 2 का वर्ग 4 प्लस -1 का वर्ग 1 एकम 1 प्लस के का 1 का वर्ग 1 एकम 1। तो कितना आ गया बीसी का मान हमारे पास, बीसी का मापांक आ गया हमारे पास में 4, 5 और 1 6। ये 6 आ गए हमारे पास। ये हो गया समीकरण नंबर कितना 2। अब हमें एक और भुजा चाहिए सी ए। ए बी आ गई, बीसी आ गई, अब सी ए बचा है। सी ए का सूत्र क्या होगा देखिए,
ये होगा हमारे पास में ओ ए बाद वाला पहले, और माइनस पहले ओ सी वाला। ठीक है, अब मान डायरेक्ट लगाते हैं, देखिए ध्यान से, यही लगा देते ताकि यही लगा देते, चलो इधर लगा देते हैं ओ सी, मतलब ए सी ए बराबर, देखो पहले मान लगाना है ओ ए का, ओ ए का मान ये है, लगा देते हैं, देखो 2 i कैप और माइनस के जे कैप और प्लस के कैप। अब निशान माइनस का बदल देंगे, किसका मान, सी का मान, सी का मान देखिए बदलते हैं, ये है सी का मान, ये प्लस का काय का हो जाएगा माइनस के 3 i कैप, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस के 4 जे कैप, और ये माइनस का है काय का हो जाएगा प्लस के 4 के कैप। ठीक, अब जल्दी से फटाक से घटा लेते हैं, देखो घटाना है जोड़ना जो भी है, माइनस के ज्यादा है माइनस के, 3 में से 2 आ गया तो आई कैप केवल, ये प्लस का ज्यादा है प्लस का, 4 में से यहाँ पर 1 गया तो कितना बचेगा 3 जे कैप प्लस के, देखिए 4 और यहाँ प्लस के दोनों, 4 और 1 कितने हो गए 5 जे के कैप। चलिए अब इसका मापांक लगाते हैं सी ए का, अंडर रूट देखो वर्ग करते हैं डायरेक्ट, माइनस 1 1 का वर्ग 1 प्लस जे 3 का वर्ग 3 तिया 9 प्लस 5 का वर्ग 5 25। अब देखिए सी ए यहाँ पर हो गया, देखिए 9 और 1 10, 10 और 25 कितने हो गए 35, ये 35 हो गया, समीकरण कितनी होगी 3 होगी। अब ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये सबसे बड़ी भुजा ये है, तो ये हो गया कर्ण, ये कौन सा हो गया हमारे पास कर्ण। अब ये दोनों छोटी भुजाएं हैं, तो एक को लंब मान लीजिए, एक को आधार मान लेते हैं, तो यहाँ मैं बना भी देता हूँ चित्र आपके लिए, ताकि आपको पूरा पूरा समझ में जाएगा। ये हमने चित्र बना दिया, देखो कर्ण कौन सा, सबसे पहले देखो कर्ण हमारा ए बी, ए बी मतलब कर्ण है, तो ये ए बी ए मान लीजिए, ये बी हो गया, ये कर्ण हो गया हमारे पास, ये सी ले लिए। अब ए बी का मान कितना है, देखिए मापांक इसका √41, और बी सी का मान देखिए कितना है, बी सी का मान √6, और ये सी ए सी का मान कितना है, सी ए का मान कितना है √35, क्योंकि यह 90 डिग्री कोण होता है, तो ये हो गया हमारे पास कर्ण, और ये हो गया हमारे पास आधार, और ये हो गया हमारे पास लंब। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं, देखिए अब हम पहले लिख लेते हैं फिर हम सूत्र भी लगा दें। देखो हमारे पास कर्ण का मान कितना आया, कर्ण बराबर हमारे पास आया √41, और लंब कितना आया, ऊपर वाला √35 था, लंब है हमारे पास √35, और आधार हमारे पास में है √6। और पाइथागोरस से सूत्र क्या होता है हमारे पास, वो ये होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लगाइए, देखिए कर्ण का मान कितना है √41 का वर्ग, लंब का मान कितना है √35 का वर्ग, प्लस आधार का मान कितना है √6 का वर्ग। अंडर रूट हटाएंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 41, यहाँ अंडर रूट हटेगा तो वर्ग से क्या हो जाएगा 35, यहाँ वर्ग से अंडर रूट हटेगा तो कितना 6, यहाँ 41, 36 प्लस वो 35 प्लस 6 कितने हो गए 41, दोनों बराबर आ गए, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोणीय त्रिभुज है, समकोणीय त्रिभुज है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। आशा करता हूं कि कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा, अच्छा लगा होगा तो आपके लिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर सकते हैं, इससे हमें अच्छा लगेगा। कोई भी कमेंट्स करना है आपके लिए तो आप कमेंट में भी कर सकते हैं, अच्छा लगा हो वीडियो तो भी बता सकते हैं, कोई कमी लगी हो तब भी आप बता सकते हैं। बाद में प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो क्या दिया हुआ देखिए यहाँ कह रहा है त्रिभुज एबीसी में बिंदुओं ए बी सी के स्थिति क्रमशः दिए हुए हैं। तो पहला आएगा स्थिति ए का ओ ए, दूसरा वाला आएगा ओ बी, और तीसरा वाला ये आएगा हमारा ओ सी। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर आएंगी यहाँ पर। तो अगर तीनों भुजाओं की परिमाप जब निकालेंगे तो तीनों भुजाओं का परिणाम जो है यानी मॉडुलस है, मापांक है, वो अगर बराबर आ जाता है तो ये समबाहु त्रिभुज है। तो चलिए फटाफट निकालते हैं आराम से। इसमें सबसे पहले क्या निकालना है, भुजा ए बी। तो पहले निकालते हैं ए बी। ए बी क्या होता है हमारे पास, बी वाला पहले आएगा यानी ओ बी, और माइनस में ओ ए। चलिए भाई मान लगाते हैं फटाफट, इससे सरल तरीके से कर लेते हैं। पहले मान लिखते हैं, देखो ओबी का क्या है, ओबी का मान यह माइनस के आई कैप, माइनस के जे कैप, और प्लस के 8 के कैप। अब निशान माइनस का है, माइनस ओ ए का मान यानी ओ ए का लगाना है तो इसे निशान चेंज करें, सारे मान देखो प्लस के हैं
तो सारे माइनस की जगह क्या हो जाए, सारे माइनस के बदल दीजिए, माइनस के आई कैप, माइनस के 2 जे कैप और माइनस के 3 के कैप। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। ए बी -1 -1 दोनों एक एक है तो माइनस के 2 आई कैप। देखिए -1 -2 तो कितने हो गए, माइनस के 3 जे कैप। यहाँ प्लस ज्यादा, 8 में से 3 गया तो कितना होगा, 5 के कैप। चलिए इसका मापांक निकालते हैं, वेक्टर ए बी का मापांक। मापांक क्या होगा वो भी अंडर शॉर्टकट में निकालेंगे। 2 के आई के गुणांक का वर्ग 2 का, माइनस वर्ग का प्लस का ही होता है, 2 का वर्ग कितना होगा 4। इसी प्रकार यहाँ भी प्लस का ही, माइनस का वर्ग प्लस ही होगा, 3 3 9, यहाँ 5 25। चलिए जोड़ते हैं, ए बी का मापांक क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब जोड़ लेते हैं, यहाँ हो गए 9 और 4 13, 13 ऊपर हो गए, यहाँ 9 और 4 13 और 25 जोड़ लीजिए यहाँ पर, तो कितने हो जाएंगे, 5 और 3 8 और 2 और 1 कितने हो गए 3। यानी ये मान कितना हो गया हमारे पास में 38। 38 ही मान सारे आने चाहिए। देखिए अगर 38 ही मान सारे आए अंडर रूट के अंदर वो भी, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ये समबाहु त्रिभुज बनेगा। पहले ए बी निकाला, अब निकालेंगे बी सी। चलिए भाई बी सी क्या होगा, पहले बाद वाला मान आएगा ओ सी, फिर माइनस ओ बी, तो यहाँ पर है बी सी बराबर क्या है, ओ सी का मान देखो, ओ सी है हमारे पास में माइनस के 4 आई कैप प्लस के 4 जे कैप और प्लस के 6 के कैप। अब निशान माइनस का है, सारे निशान बदल जाएंगे, सारे मान बी सी का मान में सारे माइनस के प्लस हो जाएंगे। देखो ये दोनों माइनस के प्लस और ये प्लस का माइनस, तो माइनस का हो जाएगा प्लस के आई कैप, ये हो जाएंगे प्लस के जे कैप और ये हो जाएगा माइनस के 8 के कैप। चलिए भाई मान लगाते हैं बी सी। 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, माइनस है तो माइनस के 3 आई कैप, दोनों प्लस के कर दीजिए, प्लस के ही हैं, 4 और 1 कितने हो गए 5 जे कैप। और यहाँ देखिए ज्यादा काय के हैं, माइनस के, 8 में से 6 गया तो 2 के कैप। मापांक निकालते हैं, देखिए बीसी का अंडर रूट के अंदर आई के गुणांक वर्ग यानी -3 का वर्ग 3 3 9 प्लस 5 5 का वर्ग 5 25 प्लस -2 का वर्ग 2 दूनी 4। अब देखिए ये भी मान बराबर आ गया बीसी। ठीक, ये हो गए 13 और 25 कितने हो गए 38। दो मान तो हमारे बराबर आ गए, यानी दो भुजाएं तो कंफर्म है कि बराबर हो गई, यानी समद्विबाहु तो है। तीसरी भी निकाल लेते हैं ताकि हमारी तीनों भुजाएं क्या हो जाए, यहाँ बराबर हो जाए। अब हमें निकालना है सी ए। सी ए क्या होगा, पहले बाद वाला आएगा ओ ए, फिर लिखेंगे माइनस पहले वाला ओ सी। चलिए मान लगाते हैं, देखो पहले ओ ए का मान लगा दीजिए, क्या है ओ ए का मान आई कैप प्लस के 2 जे कैप और प्लस के 3 के कैप। निशान बदल देंगे देखिए यहाँ पर, और ओसी का मान लगाइए, क्या है ओसी का मान, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 4 आई कैप, ये माइनस का हो जाएगा माइनस के 4 जे कैप और ये माइनस के हो जाएंगे 6 के कैप। चलिए सी ए मान निकालना है हमारे लिए, 4 ज्यादा है, माइनस के 4 में से 1 जाएगा तो माइनस के 3 और यहाँ माइनस के ज्यादा है, 4 में से 2 गया तो माइनस के 2 जे और यहाँ माइनस के है 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा 3 के कैप। यहाँ कुछ गलती हो रही है, देखो 3 3 9 5 5 5 आना चाहिए। अभी देख लेते हैं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि कहीं हमारे पास माइनस प्लस की गलती हो गई है। ओसी का मान देखिए, ओसी का मान, हाँ ये देखो ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, थोड़ी सी गलती हो गई प्लस हो गया। देखिए 4 और 1 कितने हो गए प्लस के 5, यहाँ पर 5 आई कैप है। ठीक है, यहाँ पर हमारे हटा देते हैं, इसे आराम से लिख लेते हैं सही से, वो थोड़ी सी गलती हो गई थी, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 कितने हो गए 5 आई कैप। आप देखिए पूरे पूरे मान मापांक निकालते हैं, देखिए आई के गुणांक का वर्ग यानी 5 का वर्ग 5 25 प्लस अंडर रूट -2 का वर्ग कितना होगा 2 दूनी 4 प्लस -3 का वर्ग 3 3 9, देखो 9 4 13 और 25 कितने हो गए 38। सारे मान हमारे क्या हो गए बराबर आ गए। जब तीनों भुजाओं के मापांक का मान जो है बराबर आया तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ ए बी का मापांक बराबर बी सी का मापांक बराबर सी ए का मापांक कितना आया हमारे पास में अंडर रूट 38। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु, समबाहु, समबाहु का मतलब सभी भुजाएं बराबर, समबाहु त्रिभुज है। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। आशा करता हूं कि आपको ये भी सवाल अच्छा लगा होगा। अब 2 सवाल और रह गए, वो भी बहुत अच्छे सवाल हैं,
तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। देखिए जो इस प्रकार है, यहाँ कह रहा है यदि दो बिंदुओं ए बी के स्थित सदिश क्रमशः दे रखे हैं, यानी ये हमारे पास में ए का सदिश ओ ए, ये हमारे पास बी का सदिश ओ बी। आगे क्या कह रहा है, ए बी मतलब वेक्टर ए बी और इसकी दिक् कोजाएं निकालना है, पहले ए बी का मान निकालना है फिर इनके दिक् कोजाएं भी निकालनी है। तो चलो पहले निकालते हैं ए बी सॉरी वेक्टर ए बी का मान देखिए क्या होगा, पहले आएगा ओ बी, फिर माइनस में पहले वाला आएगा ओ ए बी बराबर ओ बी का मान कितना है, ये हमारे पास 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस के 4 के कैप। अब निशान माइनस का होगा तो निशान बदल देंगे किसके, ओ ए वाले के। तो ये दोनों मान प्लस के माइनस के हो जाएंगे, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 आई कैप, यहाँ माइनस के हो जाएंगे 2 जे कैप, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के हो जाएंगे 7 के कैप। क्लियर हो गया, आशा करता हूँ कि देखो ओ बी का मान पूरा पूरा वैसे ही रहेगा, फिर माइनस लगाएंगे तो निशान बदल जाएंगे, दोनों प्लस के हैं दोनों माइनस के, और जो माइनस का है वो प्लस का। तो ए बी का मान देखो, देखो 2 और 3 ज्यादा काय के माइनस के हैं, 3 में से 2 गया तो आई कैप 1 हो जाएगा, यहाँ दोनों माइनस के आएंगे, 5 और 2 कितने 7 जे कैप, दोनों प्लस के हैं, 7 4 कितने हो गए 11 के कैप। ये हमारे पास केवल कहा था वेक्टर ए बी का मान निकालना, ये तो निकाल दिया। अब दिक् कोजाएं निकालनी, दिक् कोजाएं में ये तो हो गया आपका एल मतलब आई का गुणांक A1 A2 A3, लेकिन इसका मापांक भी निकालना है, तो चलिए मापांक भी निकाल लेते हैं। वेक्टर ए बी का मापांक अंडरवुड आई के गुणांक का वर्ग यानी 1 माइनस 1 का वर्ग 1 प्लस माइनस 7 का वर्ग 7 7 49 और प्लस 11 का वर्ग कितना होता है 121। चलिए इन्हें जोड़ लेते हैं, देखो यहाँ 49 और 1 कितने हो गए 50, और यहाँ कितना है हमारे पास 121। अब जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर 1 और सब 5 और 2 7 और 1 कितने आ गए हमारे पास 171। अंडरवुड के अंदर आ गया मान हमारे पास 171, ये मान हमारे पास आ गया ए बी का। अब हमें क्या चाहिए, देखिए दिक् कोजाएं चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो दिक् कोजाएं के लिए पहले हमारे पास एल चाहिए, एल क्या होता है A1 बटे में इसी का मापांक यानी ए बी वेक्टर ए बी का मापांक, ठीक। A1 क्या होता है, A1 होता है आई का गुणांक। अब इसमें देखो आई का गुणांक कितना, आई का गुणांक है -1, तो यहाँ लिखेंगे ऊपर -1 और बटे में अंडरवुड ए बी का मान कितना है हमारे पास अंडरवुड 171। फिर इसके बाद एम क्या होगा A2 बटे में मापांक ए बी, A2 यानी जे का गुणांक, जे का गुणांक कितना है -7 और बटे में इसका मान है अंडरवुड 171। अगला आते हैं, देखो एन क्या आता है A3 बटे में इसी का मापांक, A3 का मान कितना है, देखो A3 का मान है 11, तो 11 और बटे में अंडरवुड 171 अरे 171। अतः दिक् कोजाएं क्या होती है हमारे पास, वो होती है L, M, N। मान लगा दीजिए, देखिए L का मान है -1 बटे अंडरवुड 171, M का मान है -7 बटे अंडरवुड 171, M का मान है 11 बटे अंडरवुड में 171। ये हमारे पास दिक् कोजाएं आ गई इस सवाल का, यानी ए बी की दिक् कोजाएं आ गई। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। लास्ट सवाल और रह गया, वो भी हम आपको कराते हैं। आशा करता हूं कि आपने लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा। अब बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। देखिए जिस प्रकार दिया गया कह रहा है दिखाइए कि सदिश आई जे के अक्षों ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड से समान कोण बनाता है, दोनों का कोण कैसा है वो समान पूछ रहा है, किससे, ओ एक्स अक्ष से और ओ वाई से और ओ जेड से, यानी कि हमें निकालना है अल्फा का मान, बीटा का मान और गामा का मान। देखिए चलिए शुरू करते हैं यहाँ, ठीक। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमारे पास सदिश दे रखा है, सदिश ए ले लिया हमने, यहाँ पे मान लीजिए वेक्टर आई कैप प्लस के जे कैप और प्लस के कैप। क्लियर हो गया होगा। यहाँ इसका मापांक भी ले लेते हैं, तो मापांक ले लीजिए, वेक्टर ए का मापांक
क्या आएगा अंडर रूट में, देखो आई के गुणांक का वर्ग 1 प्लस जे के गुणांक का वर्ग 1 प्लस के गुणांक का वर्ग 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 का वर्ग 1। ध्यान दीजिएगा 1 का वर्ग कितना होता है 1, तो यहाँ पर 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग कितने होगा 3, यानी अंडर रूट 3 आ गए। अब क्या जानते हैं हम, एल हम एन का मान जानते हैं, वो निकाल लेते हैं। देखो एल का मान क्या है, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल एकदम। एल का मान होता है A1 बटे मापांक वेक्टर A1 का मान मतलब आई का गुणांक कितना है 1 बटे में मापांक कितना है अंडर रूट 3। अगला निकालिए, देखिए एम क्या आता है A2 बटे में मापांक A वेक्टर का। A2 का मतलब आई जे का गुणांक कितना है 1 बटे में अंडर रूट 3। और एन का मान कितना है जरा देखिए, क्या होता है A3 और बटे में मापांक A3 यानी कि जे का गुणांक कितना है 1 और बटे में अंडर रूट 3। क्लियर हो गया आशा करता हूँ। और हम सूत्र जानते हैं क्या, कि कॉस एल्फा बराबर होता है एल। तो कॉस एल्फा, एल का मान बताओ मेरे प्यारे बच्चों कितना आया 1 बटे अंडर रूट 3। तो एल्फा का मान कितना आ गया, यहाँ पर चला जाएगा कॉस इनवर्स, कितना मान आया 1 बटे अंडर रूट 3। देखिए एल्फा का मान आ गया कोण, यानी एक्स अक्ष के साथ में अल्फा आ गया। अब बाई का देख बीटा का मान निकालेंगे। देखो कॉस बीटा क्या होता है एम, तो एम का मान लगा दीजिए। देखिए कॉस बीटा बराबर एम का मान है कितना 1 बटा अंडर रूट 3। तो बीटा बराबर कितना हो गया, बीटा बराबर हो गया हमारे पास में कॉस इनवर्स 1 बटा अंडर रूट 3, क्योंकि 1 बटा अंडर रूट 3 मान किसी का होता नहीं ना कॉस में, इसलिए कॉस का नहीं होता है, इसलिए हमने डायरेक्ट मान निकाला है। देखिए अब तीसरा है हमारे पास कॉस गामा, तो कॉस गामा बराबर कितना होता है एन। तो कॉस गामा बराबर एन का मान भी कितना है 1 बटे अंडर रूट 3। तो यहाँ पर हो गया गामा बराबर कॉस इनवर्स 1 बटा अंडर रूट 3। तीनों मान हमारे क्या है, बराबर है। एक्स अक्ष के साथ में कोण अल्फा, वाई अक्ष के साथ में कोण बीटा और जेड अक्ष के साथ में कोण कितना गामा। तो यहाँ लिख देंगे अतः क्या अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कितना आया है कॉस इनवर्स, कोई सा भी मान लिख दीजिए 1 बटा अंडर रूट 3। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना का था कि इस सदिश के साथ में तीनों अक्षों से जो कोण है वो बराबर कोण है। तो आशा करता हूं कि सारे सवाल आपको अच्छे लगे होंगे, तो आप लाइक कर सकते हैं। अगला लेक्चर हम लेक्चर नंबर 3 लेके आएंगे वेक्टर का, उसमें भी और अच्छे सवाल लेकर आएंगे अलग टाइप के, यानी 5 लेक्चर हम कराएंगे। 5 लेक्चर में हम सदिश का चैप्टर नंबर आपको 10वां पूरा करा देंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक कर सकते हैं। और आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ, ताकि आपका पेपर बहुत अच्छे से हो। आप सभी लोगों का हृदय